देश का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर हिडमा मारा गया। हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। अभी 1 हफ्ते पहले ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा हिडमा की मां से मिले थे। तब उन्होंने कहा था कि वो अपने बेटे से हथियार छोड़ने की अपील करें। इस पर हिडमा की मां ने अपील भी की थी कि तुम कहाँ हो बेटा, घर वापस आ जाओ, हम लोग यहीं पर रहते हैं। अगर तुम वापस नहीं आओगे तो मैं क्या करूं? अगर तुम पास में रहते तो मैं खुद जंगल में आकर तुम्हारी तलाश करती। बस इतना चाहती हूं कि तुम वापस आ जाओ। पिछले कई सालों से अलग अलग माध्यमों के जरिए हिडमा को अपना हथियार डालने की अपील की जा रही थी, चाहे वह सरकार के स्तर पर हो या किसी सामाजिक पहल के जरिए। लेकिन हर बार हिडमा का एक ही जवाब होता था, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों न रह जाऊं। बस्तर के शांत और घने जंगलों की हवाओं में फुसफुसाहट बनकर सिर्फ एक ही नाम गूंजता था और वो नाम था हिडमा। हिडमा की कहानी भी आने वाले कई दशकों तक बस्तर में याद रहेगी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज के वीडियो में कहानी हिडमा की, जो आने वाले कई दशकों तक बस्तर के शांत जंगलों में गूंजती रहेगी। हिडमा का पूरा नाम माडवी हिडमा था। वो किसी के लिए खूंखार माओवादी कमांडर था तो किसी के लिए बस्तर का हीरो। हिडमा की मौत को लेकर कई बार खबरें आईं, लेकिन ज्यादातर फर्जी साबित हुई। 2021 हो या 2023 या फिर 2024, हिडमा मारा गया की खबरें चली, लेकिन माओवादी पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत या आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि हिडमा मारा गया है। कुछ सोर्सेस, खासकर छत्तीसगढ़ पुलिस के कुछ अफसरों के बयान को आधार बनाकर दावा किया जा रहा है। कहा जाता है कि हिडमा कभी जवानों के सामने नहीं आता था, हमेशा दूसरी या तीसरी रिंग में रहता था। इसलिए उसका फोटो भी बहुत कम लोगों ने देखा था। सिर्फ 2-3 धुंधली तस्वीरें ही उसकी उपलब्ध हैं। वह स्थानीय गोंडी आदिवासी था, इसलिए जंगल और इलाके की पूरी जानकारी थी। उसकी बटालियन में 300 से 350 हथियार बंद कैडर और 500 से 600 मिलिशिया थे। हमले की प्लानिंग उसकी खासियत थी। आईईडी और गुरिल्ला वॉरफेयर में वो माहिर था। सरेंडर करने वाले कई नक्सलियों ने बताया कि हिडमा ही बस्तर में माओवादियों का असली सुप्रीम कमांडर था। साल 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती इलाके में जन्मा हिडमा भी गांव के अन्य लड़कों की ही तरह था। पुवर्ती वो गांव है जहां से कम 2 दर्जन से अधिक लोग माओवादी संगठन में थे। गांव की उन्हीं पगडंडियों पर बड़े होते होते माडवी हिडमा उस रास्ते पर निकल पड़ा जहां से लौट कर आने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसी मिट्टी में पले बड़े आदिवासी हिडमा जंगल, पहाड़, नदी नालों जितना ही स्थानीय लोगों के जीवन का हिस्सा था। किसी भी हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये अजीब बात है कि बस्तर के युवाओं में उसके नाम को लेकर एक अजीब सी दीवानगी थी। माडवी हिडमा, हिदमालू, संतोष, संगठन के भीतर उसके कई नाम थे। एक मामूली माओवादी लड़का जल्द ही माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी का सदस्य बन गया। असल में माओवादी संगठन पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उसमें स्थानीय, खासकर छत्तीसगढ़ से कोई भी माओवादी शीर्ष नेतृत्व में शामिल नहीं है। माना जाता है कि इसी आरोप से छुटकारा पाने के लिए 44 साल के हिडमा को माओवादियों की सेंट्रल कमेटी में जगह दी गई। हिडमा के साथ काम कर चुके और बाद में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी बताते हैं कि वो कम बोलता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो चुप रहता था, लेकिन बेहद चौकन्ना और जिज्ञासु था। उसे नई चीजें सीखने का शौक था। गोंडी और हल्बी बोलने वाले 7वीं तक की पढ़ाई कर चुके हिडमा ने बरसों अभ्यास करके हिंदी सीखी और फिर अंग्रेजी भी। लेकिन इन सबसे परे स्थानीय होने के कारण उसके अनुभव और युद्ध नीति ने उसे किताबों के डिग्रीधारी नेताओं से कहीं आगे खड़ा कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के आसपास उसे संगठन की उस शाखा में भेजा गया जो माओवादियों के लिए हथियार तैयार करती थी। हिडमा ने
वहीं पहली बार अपनी असली प्रतिभा दिखानी शुरू की। उसने हथियार बनाने के नए तरीके खोजे। वह बंदूकें तैयार करता, उनकी मरम्मत करता, स्थानीय स्तर पर ही ग्रेनेड और लॉन्चर्स का इंतजाम करता। एक साधारण आदिवासी लड़का धीरे धीरे तकनीकी पसंद गुरिल्ला कमांडर में बदल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 से 2002 के दौरान उसे दक्षिणी बस्तर जिला प्लाटून में भेजा गया। इसके बाद वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के हथियारबंद दस्ते में शामिल हो गया। शुरुआत में 2001 से 2007 के बीच हिडमा संगठन में बस एक सामान्य सदस्य की तरह दिखता था, लेकिन यही वो दौर था जब सलवा जुडूम की आंधी बस्तर के गांवों से गुजर रही थी। माओवादियों के खिलाफ सरकार के संरक्षण में शुरू हुए सलवा जुडूम के आंदोलन में अविभाजित दंतेवाड़ा के 644 गांव खाली करवा दिए गए। माओवादियों ने कई बार अपने इंटरव्यू में दावा किया कि सलवा जुडूम के खिलाफ लोगों के भीतर भड़की बदले की भावना ने माओवादी संगठन को बस्तर में फिर से नया जीवन दे दिया। 1990 के दशक के मध्य में जिस आंदोलन की ताकत घटती दिख रही थी, वही फिर से सिर उठाने लगा। माना जाता है कि यही वो समय था जब हिडमा जैसे नौजवानों को संगठन में तेजी से ऊपर बढ़ने के मौके मिले। हिडमा कई हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिनमें 150 से ज्यादा सेना के जवान मारे गए। मार्च 2007 में उरपल मेट्टा इलाके में सीआरपीएफ पर हुए हमले में 24 जवान मारे गए थे। दावा किया जाता रहा है कि इस हमले का नेतृत्व हिडमा ने किया था। आमतौर पर आमने सामने की लड़ाई से बचने वाले माओवादियों ने पहली बार आमने सामने की लड़ाई शुरू की थी। पुराने माओवादियों का कहना था कि यही हिडमा था जिसकी टीम ने माओवादियों को लैंड माइंस की दुनिया से निकलकर बंदूकों से आमने सामने के युद्ध की तरफ धकेला। 2008-2009 के करीब उसे पहली बटालियन का कमांडर बनाया गया और 2011 में वह दंडकराणी स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य बना, जो माओवादी ढांचे के भीतर एक बेहद अहम जिम्मेदारी है। लेकिन हिडमा का नाम केवल संगठनात्मक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहा। उस पर कम से कम 26 बड़े सशस्त्र हमलों का आरोप है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ में भारी हिंसा और मौतें हुई। अप्रैल 2010 में ताड़मेटला में हुए हमले में पुलिस के 76 जवान मारे गए। मार्च 2017 में एक और हमले में सीआरपीएफ के 12 जवानों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के कई पुलिस अधिकारियों की माने तो दोनों हमलों के पीछे हिडमा का दिमाग और योजना थी। इन घटनाओं ने उसके नाम को सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में मोस्ट वांटेड नाम दिया। पुराने माओवादियों के अनुसार हिडमा का लड़ने का तरीका बेहद आक्रामक था। उसने कई जमीनी लड़ाइयों में हिस्सा लिया, लेकिन आक्रमण करने के बजाय वह टीम को दिशा निर्देश देता रहता था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ माओवादी बताते हैं कि लड़ाई के मैदान में वह कभी अपने लोगों को अकेला छोड़कर पीछे नहीं हटता था। फिर भी कुछ ऐसी किस्मत साथ रही उसकी कि कई लड़ाइयों में शामिल होने के बावजूद उसे छोटी सी चोट तक नहीं लगी। छत्तीसगढ़ में पुलिस के एक अधिकारी बताते हैं कि अशिक्षा और गरीबी के कारण माओवादियों ने नौजवानों को भड़काया और इस भड़काने की प्रक्रिया में हिडमा को रोल मॉडल की तरह पेश किया गया। इन नौजवानों के सामने हिडमा को एक ऐसे चेहरे की तरह पेश किया गया जो सलवा जुडूम विस्थापन और अत्याचार की कहानियों के बीच बदले और न्याय की भाषा बन गया था। यह कथित न्याय वास्तव में किसी हक में था या नहीं, इससे असहमति हो सकती है, लेकिन हिडमा की छवि इन जंगलों में बहस से ज्यादा भावना बन गई थी। हिडमा का मारा जाना सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन बस्तर के उन गांवों की धूल भरी पगडंडियों पर जहां बच्चे कभी उसकी कहानियां सुनते बड़े हुए, जहां बुजुर्गों ने उसे एक दुबले पतले से लड़के से खतरनाक कमांडर बनते देखा, वहां यह खबर सिर्फ एक मौत की नहीं है, एक दौर के खत्म होने की लगती है। एक तरफ वह सीआरपीएफ और पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था, तो दूसरी तरफ माओवादियों के बीच का सबसे लोकप्रिय चेहरा था। आज भले ही हिडमा का खात्मा हो गया हो, लेकिन बस्तर के शांत जंगल उसकी कहानियां फुसफुसाते रहेंगे। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।